हेलो गाइस। तो आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग थ्री चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जो है इसके पहले का तीन चैप्टर देखने के लिए हम लोग ये प्लेलिस्ट जो है एनसीईआरटी की वो आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ का चैप्टर आज हम क्या है कि क्या बताती हैं हमें, क्या है किताबें और कब्रें। किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम चीज़ें समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस होती है कब्रें और किताबें की। तो यहाँ पर एक छोटे से जो है थीम से स्टार्ट किया गया। एक बच्ची है, तो वो क्या है पुस्तकालय में जाती है, ठीक है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा और वो पहली बार पुस्तकालय जा रही थी। मेरी ने देखा मेरी ने देखा पुस्तकालय उसकी कक्षा से यानी कि जो उसका क्लासरूम था उससे काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबें से भरी रैक रैक हुआ करती थी। रैक मतलब रैक में जो किताबें रखी होती हैं। कोने में से एक अलमारी थी, कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबें से भरी हुई थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। अब उसके मन में चलने लगा, अरे ये वेद क्या होता है। ये सोचने लगी कि वेद क्या होता है। उसने सोचा चलो पता लगाएं क्या होता है वेद। फिर उनके साथ में जो लोग थे, अब इसके आगे पढ़ते हैं। हेडिंग से इसमें बनी हुई है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं। कौन कौन से वेद हैं हमारे, ठीक है। ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है हमारा क्या है, ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। जो हमारा सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है, और उसकी रचना से कितना हुई, लगभग 3500 साल पहले, ठीक है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, ठीक है। 1000 से ज्यादा कितनी प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। अच्छी तरह से, और सूक्त किसे कहते हैं, सूक्त का मतलब क्या होता है कि अच्छी तरह से बोला गया हो, ठीक है। ये विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की सूक्ति में रचे गए। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से देवता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहला अग्निदेव, ठीक है। उसके बाद इंद्र, और फिर सोम, ठीक है। उसके बाद आते हैं अग्नि, आग के देवता थे। अग्नि जो हमारे थे कौन से थे, आग के देवता थे। इंद्र युद्ध के देवता थे। और जो ये हमारा सोम है, यानी कि सोम यानी कि एक पौधा हुआ करता था जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। पेय मतलब किसी प्रकार का पेयजल होगा या कुछ भी उनका पेय की वस्तुओं में जो है यूज किया जाता हो, खास प्रकार का, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस रहा होगा। तभी जो है इन्होंने इसमें एक देव के रूप में देखा है एक पौधे को, ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी, ऋषियों ने की थी। हमारे जो प्राचीन काल के ऋषि थे उन्होंने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों अथवा वाक्यों में बांटकर स्वापर पाठ तथा कंठस्थ कराते थे। यानी कि जो है कई बार चीजों को, उन्हीं चीजों को बार बार पाठ कराकर कंठस्थ करा दिया करते थे, ठीक है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। यानी कि जो अधिकतर हमारे सूक्त हुआ करते थे उनको सीखने सिखाने की जो हमारी, यानी कि सीखने सिखाने वाले जो लोग थे, यानी कि अध्यापक गण थे, वो क्या थे, अधिकतर पुरुष थे। प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऐसा बात नहीं है कि वहाँ की जो है पुरुष समाज ही सबसे ज्यादा अग्रणी रहा हो। महिलाओं ने भी की है। महिलाओं की भी समाज जो है वहाँ का अग्रणी रहा है। यानी कि जो उस समाज में महिलाओं की दशा थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि वैदिक काल का जो हमारी सभ्यता है वो बहुत अच्छी थी। उसको जो है बहुत अच्छी माना जाता है। तो यही सब इसी सभ्यता की बात की है कि वहाँ पे महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार था कि चीज़ों को भी वो मतलब हर चीज़ों में भाग ले सकती थी। क्योंकि देखिए कि ऋग्वेद की कुछ जो सूक्त है वो महिलाओं ने भी लिखा है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत यानी प्राक यानी कि संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे थोड़ा भिन्न है, यानी कि जो संस्कृत है हम लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ा भिन्न है। अब आ जाए संस्कृत में, थोड़ा समझ लेते हैं संस्कृत का क्या है। अब ये जो संस्कृत भाषा जो है भारोपीय है, यानी कि भारत और यूरोपीय भाषाओं से मिलकर संगठित एक भाषा है। भाषा का यानी यूरोपीय भाषा का एक परिवार का हिस्सा है। भाषा भारत की जो कई भाषाएं हैं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप, बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फिर उसके बाद होगा फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि जैसे परिवारों से जुड़े हुए हैं। इन्हें एक भाषा का परिवार कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई भाषा एक जैसे थे। जैसे उदाहरण के लिए मात्र ले लिया जाए तो ये देखिए संस्कृत भाषा के जो है शब्दार्थ से जो है ये मिलती जुलती है।
अब मात्र को देखा जाए तो देखो हिंदी में माँ से जुड़ता है और इंग्लिश में देख लिया जाए किससे, मदर से जुड़ता है। तो यानी कहीं ना कहीं इसी भाषाओं से अभ्रंशता की स्थिति में आकर ये भाषाएं अपने आप में एक नया स्वरूप ले ली हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, यानी उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। कई कई वहाँ जो हमारे उपमहाद्वीप है वहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार भाषाएं हैं जो हमारी जो है क्या है, लगभग साउथ इंडिया में बोली जाती हैं। और जबकि झारखंड, मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली आस्ट्रो एशियाटिक जो परिवार से जुड़ी है, यानी लगभग हमारे जो ये बिहार का क्षेत्र है और झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ की लगभग भाषाएं कहाँ से जुड़ी हैं, आस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं के परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई होती हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी कि जो उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया यानी कि सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। उसको ये नहीं कि जैसे घोट जो हम लोग की तरीके से घुटवाया जाए कि पढ़ाया जाए चीज़ों को लेकर, ऐसा नहीं था। चीज़ें का उच्चारण किया जाता था और उसके बाद वहाँ की श्रवण, यानी कि जो लोग हम होते थे पढ़ने वाले, जो लोग वहाँ बैठे रहते थे, वो क्या है, वहाँ पे श्रवण करते थे। ऋषि महात्मा जी रहते थे, वो चीज़ों को क्या है एक्सप्लेन करते थे, ठीक है, उच्चारण करते थे, उसका प्रोनाउंसिएशन करते थे। रचना कई सदियों के बाद इसे पहली बार जो लिखा गया तो इसे छापने का काम तो बहुत मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, यानी कि पहले हमारी जो रचनाएं लगभग बताया कि 3500 साल पहले छपी गई, मतलब जो है रचना उसकी की गई। लेकिन उन लोगों के पास ऐसी कोई संसाधन, यानी उन लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या कहा जाए कि हम लोगों के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं था, चीज़ें नहीं थी कि कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस उस समय था नहीं। तो क्या है, चीज़ें कैसे लिखी जा सके, उनके पास चीज़ें थी नहीं जिसे संजो कर रखा जा सके। तो उन्होंने श्रवण की परंपरा से, यानी कि जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते गए, वो उनको याद कराते गए, उनको कंठस्थ कराते गए, ऐसी सब चीज़ें यानी कि ट्रांसफर होती गई। और अभी जल्दी में छपने की परंपरा तो स्टार्ट हुई लगभग 200 साल पहले की बात है। अब आगे चलते हैं कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी कि हमारे जो इतिहासकार हैं उनका दृष्टिकोण ऋग्वेद के अध्ययन के प्रति कैसा है उसको हम देखते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे, यानी कि जो हमारे पुरातात्विक हैं, ये तो क्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से होते हैं, यानी कि चीज़ें को जो है पुरातात्विक चीज़ों में देखते हैं। लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं ये भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित संकेतों पर इनका अधिक प्रमाण, मतलब अधिक फोकस रहता है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में है, विश्व का जो हमारे विश्वामित्र नामक ऋषि ने और देवों के रूप में पूजित दो नदियां, यानी व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद इसी सूक्त का अंश है। यानी कि कुछ जो हमारे जो सूक्त का जो वंश है, वार्तालाप का जो वंश है, मतलब जो अंश है हमारा, वो क्या है, जो अंश है वो दो नदियों के बीच का भी है, क्योंकि वहां पर वार्तालाप बताया गया। तो दो नदियों के वार्तालाप में विश्वामित्र ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां के बीच का वार्तालाप भी इसमें जो है लिखा गया है, यानी राइट किया गया है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना आप देख लीजिए किस प्रकार से है। और आप देख सकते हैं कैसे किस प्रकार से लिखा गया, क्योंकि आपको क्लियर दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि बुक में भी ऐसे है, बुक में आप देख लीजिएगा। और यानी भुजवच, यानी कि जो जहाँ ये भुज वृक्ष होता है उसकी छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है लगभग 150 साल पहले। ऋग्वेद की जो पहली जो बार छापने की जो परंपरा स्टार्ट हुई उसके बाद उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और पांडुलिपि पुणे और महाराष्ट्र के जो है पुणे महाराष्ट्र में ये है पुणे, तो वहाँ पे एक पुस्तकालय में जो है पांडुलिपि आप देख सकते हैं, वहाँ जाके एक संग्रहालय में जो है रखी हुई है। आप इसको यदि जानना चाहें तो अभी इसको आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है वही कहानी टाइप में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मवेशी और घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों और बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी, क्योंकि वहां पर एक जो है यानी मवेशी जो हमारे होते हैं और बच्चे, इन दोनों के लिए जो है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए, यानी तीन चीजों के लिए प्राप्ति के लिए वहां पे अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। यानी कि उस समय समाज में ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे इतिहासकार के दृष्टिकोण से आप सोचेंगे, अपने स्वच्छंद मन से सोचेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे कि मवेशी और बच्चे और घोड़े, ये तीन चीजें जो है
बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, तभी तो लोग जो है मन्नत मांगते हैं, मन्नत की तरीके से पूरा चाहते हैं कि हमारा पूरा हो जाए। अब आगे देखिए लिखा है, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, यानी कि जो लड़ाई होती थी, तो यानी कि घोड़े का इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि इसके लिए, रथ को खींचने के लिए, क्योंकि रथ में पहले लड़ाई होती थी, रथ पे जो है लड़े जाते थे भारत की जो अधिकतर जो है युद्ध। और वो जो रथ के द्वारा जो जिसका जो हम जीतते थे, उसके जीतने के बाद जो वहाँ की मवेशी होती थी तो उनको जीत कर लाया करते थे। और लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यानी कि जो हमारी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वो लड़ी मतलब कि जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, क्योंकि वहाँ पर देखिए उस समय वैदिक काल में आप पढ़ेंगे जो है एंसेंट इंडिया पढ़ेंगे, जो ओल्ड एनसीईआरटी, तो आप इसमें देखेंगे कि लोहा का विकास हो जाने के बाद बहुत चीज़ें वैदिक काल में चेंज हो गई उस प्रकार से। तो आप इसको पढ़ेंगे, इसमें तो आपको एक समरी वाइज लिखा गया है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से लिखा गया है। अब आगे बढ़िए, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों तथा बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, यानी कि जो जो लड़ी ज़मीन थी उसके लिए लड़ी जाती है, तो ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कैसी होती थी, लोग लड़ते थे। जैसे अच्छे चारागाह हो, क्योंकि मवेशियों को पालने के लिए चारागाह बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। सेकंड, उसके बाद फसलों को उपजाया जा सके। और कुछ लड़ाइयाँ जो है पानी के स्रोतों के लिए भी हुआ करती थी, कि कहाँ पानी का जहाँ अच्छा स्रोत था, उस प्रकार से लोगों को वहाँ पर जो है एक लड़ाई का एक पारंपरिक दृष्टिकोण बन जाता था, कि यहाँ पर जो हमें इस भूमि को जीत कर अपनी मवेशियों को पालना है। ठीक है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, यानी कि जो हमारे जो धन का हिस्सा था, जो जीते गए धन का हिस्सा, तो देखिए कितने लोगों में बढ़ता था उस टाइम पे। हम उस चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हैं। पहला हिस्सा तो पहले तो क्या है, कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को दिया जाता था, शेष आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि यज्ञ जो है यज्ञ महोत्सव करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, और आहुति देवी देवताओं की दी जाती थी। आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, यानी कि देवी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति उस टाइम पे दी जाती है। जैसे आजकल की हिंदू परंपरा में कुछ ऐसी जातियाँ हैं जहाँ पर जो है पशु बलि जो है, या मतलब किस प्रकार, या जानवरों की बलि यानी कि आहुति जो है मान्य है, यानी लोग मानते हैं चीज़ों को लेकर। जैसे देखा जाए बंगाल की साइड में, यहाँ तो उस प्रकार से जो है अभी भी कुछ चीज़ें जो हमारी प्राचीन काल की अभी भी प्रासंगिक हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, यानी अधिकांश पुरुष जो होते थे गाँव के, यानी उसी भाग लेते, कोई स्थानीय सेना नहीं रखते थे, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध की शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते रहते थे, यानी कि जो सभाएं हमारी होती थी वहाँ पे जो है चीज़ें इस प्रकार से थी, जो है लोग मिला जुला करते थे और मशवरा भी करते थे, लेकिन स्थायी सेना नहीं होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि स्थायी सेना हम लोग के पास नहीं होती थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, या कोई भी क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, पूछेगा वैदिक काल, जो हमारी जो वैदिक काल थे, उसमें स्थायी सेना हुआ करती थी, तो आपके पास जवाब होगा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, और जो मसरा लेगा वहाँ के लोगों को अपना सरदार चुनते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा हुआ करते थे, यानी सरदार किस बेस पे चुनते थे कि बहादुर हों और कुशल योद्धा हों। अब लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि लोगों की प्राथमिक यानी कि विशेषता जो होती थी इंपॉर्टेंट बताने के लिए स्पेसिफिक चीज़ें क्या है कैटेगराइज की गई, जैसे लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर होता था। देखिए यहाँ पे जो हमारी जो है वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था जो देखा जाए तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था हमारी जन्मजात नहीं थी। ठीक है, जन्मजात ना होकर, ठीक है, जन्मजात ना होकर कैसी थी, काम के कार्य के आधार पर थी। ठीक है, जन्मजात नहीं थी। ठीक है, कामों की ओर जैसे भाषा, परिवार था, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों का विशेषता बताने के कुछ शब्दों को देखें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। जैसे पुरोहितों के लिए ब्राह्मण शब्द उपयोग किया। अब जैसे जरूरी नहीं है कि आजकल जो है चीजें जो है किसी चीज का जो है वो हो गया है कि ज्यादा प्रासंगिक हो गई है, ज्यादा फेमस हो गई है। अब जैसे आप देख लिया आज की जातिवाद, जैसे इस प्रकार से देखा जाता है, ब्राह्मण वैसे नहीं, वर्ण व्यवस्था देखा जाता है कि ब्राह्मण वैसे ठाकुर, या मतलब और जो चार वर्ण व्यवस्था है, उसी प्रकार से देखिए एक नया वर्ण व्यवस्था तैयार हो रहा है। जैसे हम लोग की नौकरी में देखा जाए तो उस प्रकार से नौकरियों में भी एक वर्ण व्यवस्था ही तैयार हो रही है। एक आईएएस है, एक आईपीएस है, तो ये इन लोग की क्या है, एक जाति तैयार हो रही है। जैसे आज है ऐसे प्रासंगिक रह गए 400-500 साल, तो ये क्या है, एक सवर्ण क्लास बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ उस समय जनजात थे, ये जन्मजात नहीं है, क्योंकि ये अपने आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर निर्भर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी और ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के ये लोग यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा। राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप
बाद में पढ़ेंगे, यानी कि राजा के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों के महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। राजा प्राय मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, यानी कि अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय की दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। पहला जन होता है, यानी कि जन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जन। इसका प्रयोग हिंदी अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जैसे वैश्य शब्द मिला है, ठीक है। इन विषयों में आप 5वें अध्याय में आपको पढ़ाएंगे, इसी के बाद चौथा चल रहा है, फिफ्थ में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। ऋग्वेद में विष और जनों का नाम मिलते हैं, इसमें हमें पूर्व जन या विष, भरत जन यानी विष, यदि जन और विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाएं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं, यानी कि जो इन्होंने जो ऋग्वेद की रचनाएं की है वो क्या है, अपने को क्या आर्य कहते हैं। तथा अपने विरोधियों को दास यानी कि दस्यु दस्यु कहते हैं। तथा दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद उनकी दूसरी भाषाएं रही होंगी, या इसमें लिखा होगा शायद उनकी दूसरी भाषाएं बोलते थे वो लोग। बाद में समय में दास यानी स्त्री और दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं। ये लोग युद्ध करते थे, और युद्ध में जो कई लोग जो है उनको बंदी बना के ले आए, तो उनको क्या बोलते थे, दास, या इनको ऐसे बोलते थे दस्यु। दस्यु तो नहीं, दास बोल सकते, ठीक है। दस्यु तो अलग प्रकार की जो है ये शब्दावली होगी, क्योंकि यहाँ विरोधियों को दास या दस्यु बोला जाता है, लेकिन दास आप बोल सकते हो इनको, ठीक है, ठीक। और उनकी मौलिक जायदाद माना जाता था, उनके जो हमारे दास हुआ करते थे उनको क्या है, मौलिक जायदाद माना जाता था। जो काम के मालिक, जो मतलब जो मालिक चाहते थे वही काम वो लोग करते, सब कुछ करना पड़ता था उनके लिए। और जिस और जिस युद्ध में ये जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी तरह का विकास हो रहा था, जहाँ देखे हो क्या हो रहा है। अब आगे चलते हैं। खामोश प्रहरी और कहानी महापाषाणों की। अगले प्रश्न में देखिए, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों को बड़े बड़े करीने में लगाए गए हैं, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने में प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई, यानी कि कब्रें बनानी है, कब्र महापाषाण में क्या है, कब्र बनाने में जो बड़े बड़े पत्थर यूज किए जाते हैं। और यह प्रथा दक्कन दक्कन और दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत और कश्मीर में भी प्रचलित थी, यानी कि जो हमारा भारत है देखा जाए, ठीक है, ये भारत है हमारा, तो यहाँ जो प्रथा हुआ करती थी, यानी कि यहाँ भी, और ये दक्कन भारत है, ये भारत, ठीक है। यहाँ भी ये प्रथाएं यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए, मैप अच्छे से नहीं बन पाता, लेकिन समझ में तो आ गया आपको। दक्कन ये हमारे जो ये साउथ है दक्कन, उसके बाद ये कश्मीर, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरातात्विक मानचित्र में आप देख सकते हैं, मानचित्र 2 में आपको दिखाया था, वहाँ पे पीछे लौटे कोई मतलब है नहीं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, जैसे कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर जाएंगे, कि जो जैसे मान लीजिए ये चीजें, ये हमारी कब्रें हैं, तो बहुत लोग क्या है ऊपर ही लगा देते हैं, बहुत लोग जो है कुछ ऊपर ऐसे लगाते हैं, मतलब। और क्या है, बहुत लोग इसके अंदर जिस तरीके से जो है इन्वेट करते हैं, लेकिन आप आगे पढ़ते हैं किस प्रकार से लिखा होगा। और इसमें क्या है, चंदर कुछ जमीन के नीचे भी होते हैं, ठीक है, जमीन के भीतर। जैसे हम यहाँ देख लीजिए आप लोग, कई बार पुरातत्व में गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। एकमात्र पत्थर है जो जमीन के नीचे कब्रों में दर्शाता है, ये देखिए आप ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका कब्र होगा, ठीक है, ये आपका कब्र है, देखिए किनारे किनारे पत्थर लगा, ये देखिए किनारे किनारे पत्थर, इस प्रकार से आपको देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको देख सकते हैं किनारे किनारे आपको पत्थर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। इन सब कब्रों की कुछ समानता है। समानता, मृतकों को खास किस्म का मिट्टी बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जैसे काले मिट्टी के बर्तन, यानी कि जो दफनाए जाते थे खास प्रकार के मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे। हम लोग की रूढ़िवादी परंपरा जो कुछ रही होगी उसके हिसाब से देखा जाए तो काले और लाल मिट्टी के बर्तन, इनकी ब्लैक एंड रेडवेयर के बर्तन के नाम से जिन्हें साथ में दफनाया जाता था। इसके साथ ही मेरे लौ और के औजार जो है, हथियार और घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ठीक है। हड़प्पा सोलह लोहे का प्रयोग होता था। महापाषाण की कब्रों में मिले कुछ सामान है, देख लीजिए आप इस प्रकार से, ये हमारी जो गुलाड़े हो गई, ये हमारे जो है क्या हो गए, कटार हो गए, ये थोड़ा देख लीजिए क्या है, ये घोड़े के सामान है कुछ, ठीक है, आप देख सकते हैं। और लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, जैसे पुरातात्विक या मानते कि कंकाल के साथ कई बड़ी चीजें मरे हुए व्यक्ति भी रहे होंगे, कभी कभी एक कब्र में तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक असमानता उतने बड़े रूप में, बड़े पैमाने में तो नहीं, लेकिन ये छोटे पैमाने में कहीं ना कहीं विराजमान है समानता, ठीक है, कहीं ना कहीं है चीजें विराजमान है। ऐसा नहीं कि समानता असमानता नहीं, कोई समाज ऐसा है नहीं कि जहाँ एक ऐसा आदर्श समाज हो जहाँ पर जो है असमानता ना हो, असमानता तो होगी, ये कि कहीं कम हो कहीं ज्यादा हो, ठीक है, असमानता यहाँ पर थी, लेकिन उस उतनी मात्रा में नहीं थी। अब मानचित्र 2 में है ब्रह्मगिरी को खोजे, वहां पर एक जो है व्यक्ति कब्र जो है लगभग
13 सोने के मन के और शंख पाए गए। वहीं दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। तो यानी कि यहाँ पर कुछ असमानता थी, यहाँ के लोग शायद अमीर रहे होंगे। दफनाए गए लोगों में सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, तो कुछ सरदार थे तो कुछ दूसरे अन्यायी रहे होंगे। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए होती हैं, जैसे कभी कभी महापाषाणों में एक अधिक कंकाल मिले, ठीक है, एक से अधिक कंकाल मिले, ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग यानी कि एक ही स्थान पर जो है एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान में अलग अलग जो समय पर दफनाए गए। यानी कि कुछ लोगों का जो है कुछ ऐसे परिवार की खास कब्र नहीं होगी, जैसे मान लीजिए इनको यहाँ पे दफनाया गया, अब इनके साथ एक कोई दफनाया गया, फिर उन्हीं परिवार में कोई बाद में फिर उनको दफनाया गया, उस प्रकार से देखा जाए। यानी कि जो उनकी कब्रें नहीं होंगी उनके हिसाब से चीज़ों को देखा गया, कोई बाद में मरा फिर कोई बाद में मरा, ऐसे ऐसे मतलब देखा गया कि 3-4 लोग एक साथ में जो है एक से अधिक लोग भी उस परिवार में एक ही जगह जो है मिले, तो शायद उन्हीं के परिवार के रहे होंगे लोग। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाया जाता था, यानी पोर्ट होल कुछ हुआ करता था, उसके रास्ते लाया जाता था। इस स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान से चिन्हों का काम करते थे, यानी कि जो पत्थर हमारे लगाते थे चिन्ह लग कि यहाँ पर जो है चीज़ों को ये लोग यहीं मतलब इन्होंने उनको दफनाया था किसी, क्योंकि ये पहचान यानी चिन्ह बरकरार रख सके, ठीक है, इस वजह से लगाया था। इसी वजह से इनका इंपॉर्टेंस वहाँ पर हुआ करता था, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाना नहीं दोबारा वहीं दफना सकें कि चीज़ें वहाँ से चेंज ना हो सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इमाम के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ठीक है। इमाम गांव आप देखेंगे मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 पे आप देख लीजिएगा। वहाँ एक भीमा सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है जहाँ 3600-2000 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है। वहाँ वयस्क लोगों का प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था, यानी कि आज भी प्रासंगिक आप देख लीजिए कोई मरता है तो हम लोग क्या है सिर क्या है उत्तर की तरफ कर देते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साइड में कर देते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है ये चीज़ें देखा जाए तो एक रूप में। और कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, यानी कुछ लोग जो थे वो घर के अंदर ही दफनाए जाते थे, तो अलग अलग वहाँ पे अलग अलग प्रथाएं और प्रवृत्तियां वहाँ पे विद्यमान थी उन लोग की, जो सांस्कृतिक विरासत जैसी कुछ रही होगी। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सौ के पास भी रख दिए जाते थे कि उन लोग की जो है कुछ परंपरा रही होगी, शायद में लोग बाद में खाना पीना खाएं इसमें, जिस प्रकार से देखा जाए तो बाद में उनकी जो कुछ रूढ़िवादी विचारधारा रही होगी। एक आदमी 5 कमरों वाले मकान के अंदर में 4 पैरों वाले मिट्टी की बर्तन एक बड़े बर्तन के संदूक से दफनाया गया था, ठीक है, एक 4 कमरे के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं बस्ती के बीच में बसा घर गांव के बड़े घरों में एक था, ठीक है। इस प्रकार से घर का एक अनाज गोदाम भी था, 100 के पैर मुड़े हुए थे, ठीक है। और ये पढ़ते हैं क्या बताते हैं हमें कंकाल का अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच का कोई फर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का या स्त्री का? कभी कभी तो लोग कंकाल के साथ मिले आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं, कि उदाहरण के लिए कि कंकाल साथ ही गहने मिलते हैं तो गहने के आधार पर जो है लगा सकते हैं कि जो है शायद स्त्री के ही होंगे, लेकिन वहाँ पर जो है ऐसी सामाजिक संरचना विद्यमान थी कि महिला का मान लिया जाता था, लेकिन जो है वहाँ की असमानता ऐसी विद्यमान थी, पुरुष जो थे वो भी आभूषण पहनते थे, तो बहुत विशेष तरीके से हम लोग के पास कोई अनुमानित सा व्याख्यान नहीं है, ठोस प्रमाण नहीं है कि चीज़ें जो है नई नई पुरुष ही हैं जो जिन्होंने जो आभूषण धारण किया है। तो कंकाल के लिंग पहचानने से बेहतर तरीका है कि उनकी हड्डियों और स्त्रियों की जांच की जाए, ठीक है। चूंकि महिलाएं बच्चों का जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश कटी प्रदेश यानी कूल्हा जो होता है उससे ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझदार कंकालों यानी कि इस समझ कंकालों से आधुनिक अध्ययन पे आधारित है। आधुनिक अध्ययन यानी कि जो हमारा कूल्हा होता था, यानी कि बच्चे मतलब जो होता है बच्चा जन्म देती हैं जो महिलाएं, तो उनका क्या बड़ा होता है उस प्रकार से। आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नामक जो वैद्य हुआ करते थे उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता का नाम यानी चरक संहिता की किताब थी, वो कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक रचना विज्ञान से यानी जो अधिक हमारा रचना विज्ञान है तो हड्डियां मानता है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों को शायद भी वो लोग जोड़ ली होगी, ठीक, कार्टिलेज को जोड़कर भी संख्या बताई होगी, ये सत्य बात है, ठीक है। अभिमान गांव के लोग काम धंधे, जो इमाम गांव के लोग थे देखा जाए तो एक ग्रुप में पुरातात्विक गेहूं जौ चावल और बाजरा मटर तिल बीज मिले हैं, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, कई जानवरों पर काटने के निशान भी मिले हैं, अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, ठीक है। गाय भैंस बकरी भेड़ कुत्ता घोड़ा तथा सुअर सांभर चितकबरा हिरण मृग खना नेवला चिड़िया घड़ियाल कछुआ केकड़ा और मछली जैसे हड्डियां भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य जिनके बेर आंवला जामुन खजूर इत्यादि रसभरियां एकत्र भी की जाती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पढ़ लेते हैं। एटलस में आप चीन को देखें, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण पाते हैं। ये 3500 साल का पहले जो है यहाँ का पुराना जो है हम लोग पाते हैं कि यहाँ पुराना सबसे पुराना लेखन कला है, ठीक है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था,
अच्छा, ये देखिए यहाँ पे सबसे जो पुराना 35 साल में जानवरों की हड्डी पर लिखा गया, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि भविष्य बताती हैं। राजा लोक लिपिकारों ने लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरार को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। शायद तुम भी सोचते होगे कि भविष्यवाणी कभी कोई गलती भी हो सकती है। ये राजा शहरों के महल बनाकर रहते थे तथा बेशुमार दौलतें इकट्ठी करते थे कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी के लिए कांसे बर्तन शामिल थे, लेकिन लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। तो यानी कि एक चीज़ है, मैं सॉरी बता दिया कि लोहे का जो है, लेकिन वैदिक काल में जो चीज़ अभी जो है यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आप जो है कुछ नहीं लिया, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। और हम आपको जो है कल 5वां चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।